I'm fine. Well, Alhamdulillah. so can you introduce yourself to audience? मुझे सुनाई नहीं दिया. Can you introduce yourself to our audience? Okay. My name is Dr. Muhammad Javed Afzal and I am PhD physics. So I have done my PhD 2 years before and I have written many papers internationally and with the collaboration of many scientists in the world, and also I have visited many countries to attend the conference and present my work. And right now here in Lahore, I'm working in Civil Lines College, Government Islamia College Civil Lines, as an assistant professor of physics. ओके और आपके दिमाग में ऐसा क्या था कि आपने पीएचडी करनी है? मेरा एक्चुअली शुरू से ही ये था, बचपन से ही, कि मैं इतना पढूं कि कोई वहाँ तक पढ़ ना सके. तो लेकिन जब मैंने एमएससी किया तो उसके बाद मैं पढ़ नहीं सका आगे. 95 में मैंने एमएससी किया, तो फिर 2009 के अंदर जाकर मैंने एमफिल दोबारा अपना शुरू किया. तो फिर मैंने सोचा कि भी अब रुकना नहीं चाहिए, अब पीएचडी भी जो मेरा ख्वाब था पुराना, वो मैं उसको जो है ना वो करूं, उसको मुकम्मल करूं. तो पीएचडी का ख्याल इसलिए आया कि आप इससे फिर सब्जेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो. सब्जेक्ट के अंदर अगर आप कंट्रीब्यूट करना है अगर आपको, तो फिर आपको कुछ नया करना होता है. तो पीएचडी जो होती है बेटा, वो एक पॉइंट के ऊपर होती है जो पहले आज तक किसी ने ना किया हुआ हो. तो इस तरह से पीएचडी मेरा पुराना एक ख्वाब था, बरसों पुराना, वो फिर अल्लाह ने मुझे अब पूरा करने का मौका दिया. अच्छा, और जैसे आपने कहा आपने काफ़ी आर्टिकल्स और इस तरह का किया है, आपने फॉरेनर्स के साथ कोलैबोरेशन की भी है, तो उसमें आपके माइंड में क्या था? उस टाइम पे आपको क्या फीलिंग आ रही थी? कोलैबोरेशन में ये होता है कि आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, आप दूसरे मुल्क में जा सकते हो, वहाँ जाकर उनकी लैब में विज़िट कर सकते हो. आप उनकी चीज़ों को जो यहाँ पाकिस्तान में हमें इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं, वो आप वहाँ जाकर उन पर एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो. तो फिर इसे कोलैबोरेशन कहते हैं. और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़. फ़र्ज़ करें कि दूसरे मुल्क में कोई आदमी बैठा है जो ज़्यादा हमसे एक्सपीरियंस्ड है, तो हम उसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो हमें कोई अच्छी एडवाइस देगा, उसकी बेस पर हमारी रिसर्च ज़्यादा बेहतर हो जाएगी. सो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड कोलैबोरेशन. तो वो कोलैबोरेशन जो है वो दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं. बाहर के लोग पाकिस्तानियों से करते हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर से करते हैं. तो ये कोलैबोरेशन इज़ अ वेरी गुड थिंग. जी, जी, आप क्या बोल रहे थे? मैं यही बता रहा था कोलैबोरेशन के बारे में, कि कोलैबोरेशन जो है दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे प्रोफेसर दूसरे मुल्क के प्रोफेसर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, अपनी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है, फिर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मौका मिलता है, आप की नोट स्पीकर बनते हो. तो कॉन्फ्रेंसेस के अंदर स्पीकर भी तीन तरह के होते हैं. एक होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं जो टीचर्स होते हैं, और दूसरे होते हैं जो इंटरनेशनली नोन पर्सनालिटीज़ होती हैं, वो की नोट स्पीकर बनती हैं. तो मुझे अल्लाह ताला ने की नोट स्पीकर बनने का भी इसमें मौका दिया. तो कॉन्फ्रेंसेस में जाकर कोलैबोरेट करके बहुत सारे आपको अपने आप को पॉलिश करने के, अपने सब्जेक्ट्स के साथ ज़्यादा सिंसियर होने के और कोलैबोरेशन के मौके बहुत ज़्यादा मिलते हैं. अच्छा, जब आपको उनने कांटेक्ट किया कि उन्हें आपके साथ कोलैबोरेशन करनी है, तो उस टाइम पे आपको क्या फील हो रहा था? अब मुझे ज़ाहिर है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैं गया हूँ चाइना कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो वहाँ पर ही बहुत सारे लोग मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा जी कि हम आप पहले तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि जी आप पीएचडी कंप्लीट करो और हमारे पास आ जाओ, यहाँ आके आपको पोस्ट डॉक देते हैं, यहाँ हम आपको फेलोशिप भी दे देंगे.
तो मेरे जहन में उस वक्त ये चीज़ नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि दे आर ऑफरिंग मी अ कोलैबोरेशन। तो वो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने आप को, और मैं अकेला पाकिस्तानी था वहाँ पर जिसे उन्होंने कोलैबोरेशन ऑफ़र की थी, और पाकिस्तान में से उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई नहीं गया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अपने मुल्क के ऊपर फ़ख्र भी हुआ कि चलो मैं यहाँ हूँ और मुझे कोलैबोरेशन का मौका मिल रहा है, नई रिसर्च करने का मौका मिलेगा। तो इसी तरह होता है दुनिया के अंदर, कोलैबोरेशन जब भी होती है इससे बड़ी खुशी होती है कि आपको दुनिया पहचान रही है, दुनिया आपका काम जो है वो उसको ठीक तरह से कर रही है, जांच रही है। अच्छा, और जब आपने कहा आपने आर्टिकल्स भी लिखे हुए, तो उस टाइम पे आपके माइंड में क्या होता है और आपका फोकस किस चीज़ पे होता है, और आपको कितना टाइम लगता है एक आर्टिकल वगैरह लिखने में? जो सबसे पहला आर्टिकल जो मैंने लिखा था, मुझे उसे लिखते 6 महीने लग गए थे। वो इतना ज़्यादा, पहले तो 2 दफ़ा वो रिजेक्ट हो गया, तो उसका गम ही नहीं जाता था। लेकिन फिर हिम्मत की, जो मेरे मेरे जो डॉक्टर वसीम जो मेरे सुपरवाइज़र थे, एडवाइज़र थे पीएचडी के, उन्होंने हिम्मत बहुत बढ़ाई कि भाई नहीं करो। तो फिर दोबारा से उसको शुरू किया, बहुत सारा काम किया उसके अंदर भी कोलैबोरेशन की लोगों के साथ, लोगों से आइडियाज़ लिए। और उसके बाद फिर वो जब पहला पेपर पब्लिश हुआ तो खुशी बहुत ज़्यादा थी कि चलो जी अल्लाह का शुक्र है, हमने फ़िज़िक्स के अंदर को कंट्रीब्यूट किया। एक नया मैंने, वेरिकोज वेन्स होती हैं हमारे लोगों के अंदर जो ज़्यादातर मोस्टली फ़ीमेल के अंदर होती हैं, उनकी टांगों में बन जाती हैं, खड़े खड़े रहती हैं ज़्यादातर। तो मैंने उसका एक नया ट्रीटमेंट जो है ना वो उसका मैंने डिस्कवर किया था, तो अपनी रिसर्च के अंदर। तो उसके लिए मुझे थाईलैंड के साथ कोलैबोरेशन करनी पड़ी, मुझे वहाँ से जो है वो बनवाना पड़ा डिवाइस, और उसके बाद मैंने उसको फिर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी उसके ऊपर किया, सिमुलेट किया, एक्सपेरिमेंट भी किया। तो कोलैबोरेशन से ये सारे काम होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा जब पहली दफ़ा मैंने कोलैबोरेट किया और मेरा आर्टिकल छपा। मेरे उस आर्टिकल की बेसिक्स जो थी वो कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी छपी। तो जाहिर है जब आप पहली दफ़ा कॉन्फ्रेंस में जाते हो तो आपके हाथ पांव तो फूले हुए होते हैं। मैं जो पहली कॉन्फ्रेंस मैंने पाकिस्तान के अंदर अटेंड की वो कोयटा में थी। तो हुआ ऐसे था कि मैं जब यहाँ से, मैं जहाज़ में बैठा इस्लामाबाद से, तो अभी जहाज़ हवा में ही था कि कॉन्फ्रेंस के जो शुरका थे उन्होंने मुझे फ़ोन करने शुरू कर दिए कि जी आप जल्दी से नीचे आएँ। मैंने कहा भाई जहाज़ इस वक्त हवा में है, मैं यहाँ से छलांग नहीं लगा सकता, आप थोड़ा सा वेट करें। तो फिर वो पेशेंटली उन्होंने वेट किया, और जब मैं उतरा हूँ प्लेन से, एयरपोर्ट से बाहर आया हूँ, तो उन्होंने मुझे गाड़ी में ले गए और फ़ौरन ही ले जाकर मुझे स्टेज पर उन्होंने खड़ा कर दिया। और मैंने कहा भाई थोड़ा मुझे पानी तो पी लेने दो, आई एम नॉट इन माई सेंसेस। तो वो फिर वहाँ फिर मुझे स्पीच देनी पड़ी, अपना काम जो था वो प्रेजेंट करना पड़ा। तो यानी वो मेरा पहला मौका था कि मैंने कॉन्फ्रेंस के अंदर बग़ैर किसी तैयारी के मुझे जो है ना वो उन्होंने वहाँ खड़ा कर दिया। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी हो गई, लोगों ने अप्रिशिएट किया कि फ़र्स्ट टाइम आप आए हैं और आपने इतनी अच्छी स्पीच दी है, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का कितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। मेहनत जो है कभी रायगा नहीं जाती, अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर देते हैं, जो मेहनत करेगा उसे फल ज़रूर मिलेगा। अच्छा, तो आपने जब ये किया और जब आप साइड से उतरे थे और आपको फ़ौरन ने कर लिया, तो फिर आपने जो स्पीच दी तो उसमें ऐसी क्या चीज़ थी जिसमें आप बोल पाए? क्योंकि जब इस तरह किसी भी बंदे को खड़ा कर देते हैं तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बोल सके और कुछ कर सके। तो आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ थी जो आपने उस टाइम पे फिर भी बोल दिया? शुरू के 2 मिनट तो मैं बोल ही नहीं सका, मैं तो सारे शुरका को देखता रहा। मैंने कहा आई एम नॉट इन माई सेंसेस, प्लीज़ मुझे कोई एक पानी का गिलास ही पिला दो। तो फिर वो उन्होंने कहा ओके ओके, उनको होश आया कि सर को पानी पिलाना है। तो मुझे फिर उन्होंने पानी पिलाया, फिर मुझे कुछ होश आया और मुझे कुछ याद आने लगा कि मैंने प्रेजेंट क्या करना है। तो मेरा वो आर्टिकल था कि स्ट्रेट माइक्रो चैनल के ऊपर मैंने एक सिमुलेशन की हुई थी फजी लॉजिक से। तो उसके अंदर मैंने उसका फ्लो रेट जो है ना वो डिस्कवर किया था माइक्रो चैनल का। तो वो फिर सारी ज़्यादा टेक्निक बेसिकली जो था वो फिज़िक्स से रिलेटेड था सारा कुछ। तो जो उसकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स थी वो डिस्कस करता चला गया। तो वो फिर वहाँ लोगों ने उसको सीखना भी शुरू किया, तो दे अप्रिशिएट मी वेरी मच। ओके, और बचपन से आपने कहा जैसे आपको बचपन से पढ़ने का और इसमें शौक था, तो काफ़ी बच्चों का नहीं होता, तो आपका क्या ख्याल है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए या बस
जो पढ़ लेते हैं वो पढ़ लेते देखो, मेरे वालिद साहब जो थे वो मुझे कहा करते थे कि भाई जो तालीम है ना ये हमेशा पे करती है। और मैंने हमेशा उनकी बात मानी। तो बच्चों के लिए सबसे पहले तो ये है कि अपने वालदैन का जो है ना वो हुक्म माने। वालदैन के अलावा दुनिया में और कोई नहीं है जो बहुत ज़्यादा अपना हो। तो वालदैन जो है वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी बातों को बड़ी सीरियसली हमें सोचना चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो मैं यही करता था। तो मेरे वाले साहब हमेशा मुझे कहते थे कि भैया आपने तालीम हासिल करनी है और मुल्क के लिए करनी है, अपने लिए नहीं करनी, मुल्क के लिए करनी है। और चूँकि हमारे इस्लाम के अंदर ये हुक्म है कि जी आप माँ की गोद से लेकर गौर तक जो है यानी कब्र तक आपने तालीम हासिल करनी है। तो वो मेरे जहन के अंदर एक वो चीज़ होती थी। दूसरे वक्त ज़ाया भी करते थे हम बचपन में, लेकिन उसके बाद जब समझ आई है कि अभी वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो फिर उसके बाद जब मैंने एमफिल किया, जब मैंने पीएचडी की, तो फिर वक्त मुझसे ज़ाया होता ही नहीं था। बल्कि मेरी कुछ आदत इस तरह से बन गई होती थी कि मैं जब तक ज़्यादा सारा ढेर सारा काम ना मैं कर लूँ तो मैं उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आता। अभी कल मैंने जापान में एक कॉन्फ्रेंस पेपर मैंने सबमिट करवाया। तो वो मेरे जो कॉन्फ्रेंस पेपर था, जब मैंने रिसर्च पेपर लिखा था तो वो मुझसे डिलीट हो गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे रिकवर किया, रिकवर करके मैंने उसको भेजा। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप इस आर्टिकल को ज़रा बेहतर करें। और तो वो मैंने 2 दिन लगाकर, सुबह शाम लगाकर, फिर एक जैपनीज़ भी मेरे साथ राब्ते में था और उसने मुझे बताया कि गाइड किया कि जी इस तरह से आपने करना है। कुछ मैंने उसे गाइड किया कि भाई ये मेरा सब्जेक्ट है तो इसके अंदर आप जिस तरह कह रहे हैं वैसे नहीं होगा, इसमें इस तरह से चलना है। तो वो बहरहाल एक बड़ा अच्छा आर्टिकल बन गया। यानी मुझे पता चला कि जी अब भी मेरे अंदर वही तड़प मौजूद है काम करने की जो पीएचडी करते वक्त थी। तो अभी भी यानी हमने उसको बड़ा अच्छा वो आर्टिकल हो गया और वो सबमिट हो गया इंशाल्लाह। अक्टूबर में नेक्स्ट मंथ जो है वो उसको मैंने पाकिस्तान से ही मैंने उसको जो है ना वो जूम के अंदर हम उसे प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह, और फिर वो ऑनलाइन आ जाएगा। हैं। अच्छा, और जब आप ये करते हैं इसमें आपको टाइम देना पड़ता है तो फिर आप कैसे करते हैं, क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना होता है और इन सब को, क्योंकि आपने जैसे कहा आपको 6 महीने लग गए थे, तो इस तरह फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? वो 6 महीने इसी तरह लगे ना कि मुझे घर के काम भी करने थे, मुझे बच्चों को भी टाइम देना था। तो मेरी जो वाइफ हैं उन्होंने मेरे साथ हमेशा बहुत कोऑपरेट किया है। उनके कोऑपरेशन के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तो लिहाजा उनकी और माँ बाप की जो थी वो शफ़क़त थी, मेरी मिसेज़ जो थी उनकी तरफ से जो मुझे इजाज़त थी कि जी ठीक है आप ये काम कर लें। बाकी का काम घर वो संभालती रही, बच्चों को होमवर्क वगैरह वो करवाती रही। मैंने सिर्फ बच्चों को लाना ले जाना होता था और बाकी सुबह से शाम तक मैं पढ़ाया करता था। और रात 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद मैं बैठ कर अपना काम करना, और फिर रात 1 बज जाने, 2 बज जाने, कई रातें मैंने इसी तरह गुजारी हैं। और अपना काम अल्लाह का शुक्र है मेरा कंप्लीट हुआ। अच्छा, और अगर उनकी आपके पास सपोर्ट ना होती तो फिर आप कैसे करते? देखो, घर की सपोर्ट अगर नहीं होगी तो फिर तो हम किसी भी तरह नहीं कर सकते ना काम। अगर आपको मेंटली सुकून मुयसर नहीं है तो हम तो फिर कोई भी काम नहीं कर सकते। घर की तरफ से ज़ाहिर है घर पे किसी ने तवज्जो देनी है, उसको कोई संभालेगा, संभालने वाला होगा। अगर सारे काम मैंने ही करने होते तो फिर मुश्किल होती। लिहाजा हमने अपने काम बांटे हुए हैं कि जी ये आपने करना है, ये मैंने करना है। तो वो उसके अंदर कुछ ऊंच नीच भी होती है तो वो बर्दाश्त करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से गुजारा होता रहा और अभी चल रहा है। अच्छा, जब छोटे थे तो जब बंदा बहुत पढ़ता है तो फिर उसको खेलने वगैरह का टाइम भी मिलता है। जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो अगर बहुत पढ़ती है तो फिर वो उतना खेलती नहीं है, तो फिर आप खेलते थे नहीं बस पढ़ाई? नहीं, मैं खेलता था, मैं क्रिकेट खेलता था और मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था। और घंटों मेरे उसके अंदर लग जाते थे क्रिकेट खेलते हुए। और मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पर भी खेली है और मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी जो डिपार्टमेंट की हमारी क्रिकेट टीम थी मैं उसका कप्तान होता था और हमने बहुत सारे मैचेस उसके अंदर जीते भी हैं। इवन मैंने क्रिकेट के अलावा मैंने टेबल टेनिस बहुत ज़्यादा खेली है और मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर टेबल टेनिस का मैं चैम्पियन भी रहा हूँ। इसके अलावा मैं वो खेला करता था चेस। चेस का भी मैं चैम्पियन रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर।
तो ये जो चीज़ें हैं, खेल के बगैर आपका दिमाग सही काम नहीं करता। लेकिन ये होता है कि आपने अपने टाइम को मैनेज कर लें। तो मैनेज अगर आप कर लेंगे अपना टाइम, हर काम वक्त पर करेंगे और खेल को भी टाइम देंगे, और अगर आप सिर्फ पढ़ते रहो खेलो नहीं, तो आपकी बॉडी तो चंद दिनों के बाद आपका साथ ही नहीं देती, आप तो हिलने जुलने के काबिल भी नहीं रहते। तो ये चीज़ खेल जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहतमंद जिस्म जो है वो एक सेहतमंद दिमाग को जन्म देता है ना, उसे बनाता है। अच्छा, आपने कहा जैसे टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी है, तो इसमें आपकी क्या एडवाइस है हमारी ऑडियंस को? मेरी ऑडियंस को ये एडवाइस है कि सबसे पहले कि वो मेहनत करनी है, माँ बाप का हुक्म मानना है, मेहनत करनी है और अपने टाइम को मैनेज करना है। टाइम को मैनेज करने का मतलब ये है कि आप अपने टाइम को डिवाइड कर लें कि आपने इस टाइम पे क्या करना है, आपने अगले टाइम में क्या करना है, आपने खेलना कब है, आपने टीवी कब देखना है, और आपने अपनी तालीम को किस वक्त और कितना। जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे ना, उतनी ज़्यादा आप जल्दी उसको लर्न कर लेते हैं। यानी फोकसिंग जो है ना, दैट इज़ मस्ट। जैसे आपके पास आपको कोई होमवर्क मिला हुआ है, आपने कोई चीज़ याद करनी है, और वो आप 1 घंटे से लेके बैठे हुए हो और दिमाग में ख्यालात कभी इधर कभी उधर आ रहे हैं, और बाज़ औक़ात आपको होता है कि आप एकदम से फोकस करते हो तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो फोकस करना है और अपने टाइम को मैनेज करना है, माँ बाप का हुक्म मानना है और मेहनत करनी है, इल्म हासिल करना है। इल्म के बग़ैर, तालीम के बग़ैर इंसान का गुजारा नहीं है। तो यही मेरी एडवाइस होगी अच्छा, सबको। और आखिर में मैं चाहूँगी कि आप एक एडवाइस और दें पढ़ाई के हवाले से, क्योंकि आपने कहा ना कि आपको पढ़ने का शौक था तभी आप पीएचडी और ये सब कर पाए, तो आप एक इसके ऊपर भी थोड़ी सी एक एडवाइस हमारी ऑडियंस को दें। देखें, मैं अगर एडवाइस आपको दूं तो मेरी एडवाइस ये होगी कि भाई वो इंसान, अगर कोई इंसान है वो खुश नसीब होना चाहता है कि जी मैं खुश नसीब हूँ, तो वो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। जो इंसान जितनी ज़्यादा मेहनत करता है वो उतना ज़्यादा खुश नसीब होता चला जाता है। अगर आप मेहनत नहीं करते और आप चाहते हो मुझे सब कुछ मिले, तो ये मुश्किल है। जिसे सब कुछ मिल रहा है अब वो खुश नसीब है, तो उसने मेहनत भी उतनी की हुई होती है। जैसे आप यूनिवर्सिटी जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, आप अपने स्कूल में जाते हो, कोई टीचर है और सारे बच्चे उसकी तरफ को लपकते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर, और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी लेकर आपके पास आते हैं, तो फिर अच्छा लगता है कि आपने इसका मतलब है उस बच्चे सारे उस टीचर को, उस प्रोफेसर को लाइक करते हैं, उसके पढ़ाने के स्टाइल को लाइक करते हैं, लिहाजा वो उसकी तरफ को आते हैं। तो उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई होती है। लिहाजा जो इंसान अपनी ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतना ज़्यादा खुश नसीब होता चला जाता है। अच्छा, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिर में पूछना चाहूँगी कि आपने बचपन में आपने बताया कि आप गेम्स भी बहुत खेलते थे, तो उसमें आपकी सबसे फेवरेट गेम कौन सी थी? मेरी जो सबसे फेवरेट गेम थी वो क्रिकेट थी। ये जब मैं क्यों? क्यों, इसलिए कि उस वक़्त दौर होता था जावेद मियाँ दाद का, इमरान खान का दौर था तो वो हमारे आइडियल हुआ करते थे। लिहाजा हम उन्हीं को देखकर, क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर हर बच्चा बच्चा खेलता था, तो लिहाजा हमने अपनी मोहल्ले की टीम बनाई हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं क्लब की तरफ से खेला, फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से खेला। लेकिन यूनिवर्सिटी जाने के बाद फिर मेरी 2 गेम्स और शुरू हो गई, एक टेबल टेनिस थी और दूसरी चेस थी। तो ये आराम से बैठ कर खेली जाती थी चेस जो थी, और टेबल टेनिस मेरी ज़्यादा अच्छी हो गई, तो क्रिकेट फिर पीछे रह गई। अब आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट भी पीछे रह गई, टेबल टेनिस भी पीछे रह गई। अब चेस जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी मैं खेलता हूँ, तो कभी टाइम मिले तो, वरना अब तो जो गेम है मेरी वो रिसर्च ही मेरी गेम है, और बस हल्की फुल्की वॉक कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग। खुदा हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ बेटा। लाइव एंड हो गया। चलो अच्छी, ठीक हो गया। ठीक। चलो।
चलो थैंक आप, यू। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़। मैं ये आपको सेंड कर दूंगी। ओके ठीक है।